हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इससे पिछली क्लास में दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उसी कहानी को आगे तक लेकर जाएंगे और सारी बातों को जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं, सेंटेंसों को बनाने का क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या रूल रहते हैं। दोस्तों इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अपने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो दोस्तों अगर हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। तो दोस्तों हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, हम इसमें दो तरीके की बात कर सकते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। सकारात्मक वाक्यों को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव वाले वाक्यों को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों आज हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जानेंगे। तो दोस्तों हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डू पार्टिकल के आधार पर समझते हैं। किसके आधार पर दोस्तों? जो हमारा डू पार्टिकल होता है इसी के आधार पर हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। दोस्तों हमने डू पार्टिकल के बारे में पिछली क्लास में बात की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने इस डू को तीन भागों में डिवाइड किया था। इस डू की जो होता है, ये जो डू होता है हमारा, इसकी तीन फॉर्म होती हैं, डू, डिड और डन। तो दोस्तों जो हमारा डू होता है इसकी तीन फॉर्म होती हैं, डू, डिड और डन। तो दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जो कि है हमारा डू। तो दोस्तों अगर हम एफर्मेटिव वाले वाक्यों की बात करें तो हम एफर्मेटिव वाक्यों को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। अगर हमारा दोस्तों एफर्मेटिव वाक्यों में जो हमारा सब्जेक्ट है वो, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है दोस्तों? सिंगुलर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दोस्तों एस या फिर ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? एस या फिर ई एस लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। किसमें दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगाते हैं। अगर दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है प्लूरल। कैसा होता है दोस्तों? प्लूरल। प्लूरल का मतलब दोस्तों बहुवचन। जो हमारा सब्जेक्ट होता है, अगर वो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का होता है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, किसके साथ दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं दोस्तों? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ई एस का यूज नहीं करते हैं। अगर दोस्तों हम अपने नेगेटिव वाले वाक्यों की बात करें तो जब हम अपने वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ दोस्तों? सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट हो वो कैसा हो दोस्तों? सिंगुलर हो। जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसके साथ यूज करते हैं डज का। किसका दोस्तों? डज का, जो डू की ही फॉर्म होती है, डज। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। और जो हमारा अगर सब्जेक्ट है दोस्तों वो हो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, कैसा हो दोस्तों? प्लूरल, तो हम इसके साथ यूज करते हैं डू का। किसका दोस्तों? डू का। अब ये कहानी आपने जान ली दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में। जब आप सेंटेंस को बनाओगे तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है वर्ब की। तो दोस्तों हम अपने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों जो हमारी वर्ब होती है, जो हमारी मेन वर्ब होती है, चाहे आप वर्ब कह लीजिए चाहे आप मेन वर्ब कह लीजिए, ये जो हमारी वर्ब होती है ये ऑलवेज रहती है दोस्तों प्लूरल। कैसी रहती है? प्लूरल। जो हमारी वर्ब होती है दोस्तों ये हमेशा रहती है प्लूरल। अगर हम अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहें, कैसा बनाना चाहें दोस्तों? सिंगुलर बनाना चाहें। अगर हम अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहें
तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, अपनी वर्ब में एस या फिर ई एस को ऐड करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस को जोड़ना होगा। तब जो हमारी वर्ब होगी वो बन जाएगी कैसे दोस्तों, सिंगुलर। अगर हम अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी वर्ब में यानी कि अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस को जोड़ना होगा। इसीलिए दोस्तों हमारा ये रूल कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ वर्ब भी कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। और इसी वजह से हमारे लिए अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़नी पड़ती है। वो यही कारण है दोस्तों कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है और हमारी वर्ब कैसी रहती है, प्लूरल, तो हम इस प्लूरल वर्ब को एस या फिर ई एस जोड़कर क्या बना देते हैं, सिंगुलर। क्योंकि हमारी ग्रामर का ये रूल कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होगी। तो इसी वजह से दोस्तों हम अपनी मेन वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर दोस्तों हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो हम उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारी वर्ब होती है वो ऑलवेज कैसी रहती है, प्लूरल। अगर हमें अपनी वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़े तो हमें क्या करना होगा, उसमें एस या फिर ई एस ऐड करना होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी वर्ब में कुछ शब्दों को चुन के रखा है जिनके बाद हम अपनी वर्ब में ई एस का यूज करते हैं, एस का यूज नहीं करते। तो दोस्तों अगर मैं उन शब्दों की बात करूं तो वो शब्द ये हो सकते हैं, जैसे हमारी वर्ब है, अगर हमारी वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो दोस्तों, सी एच लगा हुआ हो, एस एच लगा हुआ हो, एस एस लगा हुआ हो, ओ लगा हुआ हो और जेड लगा हुआ हो। दोस्तों जब हमारी वर्ब के अंत में एस लगा हुआ हो, सी एच लगा हुआ हो या एस एच लगा हुआ हो या फिर एस एस लगा हुआ हो या फिर ओ लगा हुआ हो या फिर जेड लगा हुआ हो, तो हम अपनी वर्ब में लगाते हैं ई एस। क्या लगाते हैं दोस्तों, ई एस। अगर इन शब्दों को छोड़कर हमारी वर्ब का अंत किसी भी शब्द से हो, किसी भी शब्द से हो, हमारी वर्ब का अंत किसी भी शब्द से हो, हमें अपनी वर्ब में क्या ऐड करना होता है दोस्तों, केवल एस ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है दोस्तों, केवल एस को ऐड करना होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा रीच, अब आप यहां पर देखिए जो हमारी रीच, जो ये हमारी मेन वर्ब है, इसके अंत में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो हम इसे सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें अपनी इस वर्ब में ई एस को ऐड करना होगा। क्यों ई एस ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है, सी एच आ रहा है। तो हम इसे सिंगुलर बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी हमारी, आर ई ए सी एच ई एस, रीच। तो हम इसमें क्या कर देंगे, रीच, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर मान लो मैं कहता हूं ईट, ये मैंने कहा ईट, तो ईट ये जो हमारी मेन वर्ब है इसका अंत किससे हो रहा है, टी से हो रहा है। तो टी इसमें हमने नहीं लिखी है, तो हम टी नहीं लिखी है इसमें, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, केवल एस लगाएंगे। और इसे हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कर देंगे ई ए टी एस, ईट्स। तो ये बात आपको समझ में आई दोस्तों। जब हमारी मेन वर्ब का अंत इन शब्दों से होता है तो हम उसमें लगाते हैं ई एस, और इन शब्दों को छोड़कर किसी भी शब्द से हमारी मेन वर्ब का अंत हो तो हम उसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, केवल एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये बात मैंने यहाँ पर आपको बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सेंटेंसों को बनाना जानते हैं कि हम अपने सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों मैं इसी के आधार पर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर लिखता हूं कि स्ट्रक्चर क्या रहता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने का। उससे पहले दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर लिखूंगा, उस स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आपने इन शब्दों को लिख लिया होगा, अब मैं इसे रफ कर देता हूं। तो दोस्तों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले तो आप सेंटेंस में सब्जेक्ट को लगाओगे, उसके बाद दोस्तों आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस को लगाओगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लगाते हो और उसके बाद ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ को आपको लगाना होता है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए।
तो दोस्तों इसी के आधार पर मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस देता हूं जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे कि हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिखता हूं, वह स्कूल जाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों? वह स्कूल जाता है। तो दोस्तों हम इस सेंटेंस में सबसे पहले किसको लगाएंगे? सब्जेक्ट को लगाएंगे। और जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो सेंटेंस के शुरुआत में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? सेंटेंस की शुरुआत में आता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वह है। तो ये जो वह है दोस्तों ये हमारा सब्जेक्ट है और वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो ही माने वह है। अब उसके बाद दोस्तों हमें किसको लगाना है? मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? हमारे वाक्य के अंत में आती है। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जाता है। तो जाने की मीनिंग क्या होती है दोस्तों? गो। अब हमें अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही क्या लगाना है? एस या फिर ई एस को लगाना है। वो भी कब? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो दोस्तों। कैसा हो? सिंगुलर हो, यानी कि एक वचन का सब्जेक्ट हो, तब हम अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? एस या फिर ई एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? एस या फिर ई एस लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन का है। वह क्या है? एक वचन का सब्जेक्ट है। तो हम अपनी गो में क्या लगाएंगे? एस या फिर ई एस लगाएंगे। अब दोस्तों मैंने आपको अभी अभी बताया था कि हमारी मेन वर्ब का अंत अगर इन शब्दों में से हो, ये जो मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, अगर इन वर्ड में से हमारी मेन वर्ब का अंत होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो हमारे इस मेन वर्ब का अंत किससे हो रहा है? इस ओ से हो रहा है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गोज हो जाएगा। तो ही गोज, वह जाता है। अब दोस्तों जो हमारा सेंटेंस है ये कि वह स्कूल जाता है, तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन टू का। किसका दोस्तों? प्रेपोजिशन टू का। तो दोस्तों हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे प्रेपोजिशन टू को और उसके बाद हम लिखेंगे, अब वो जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है? कि ही गोज, वह जाता है। अब कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो ही गोज टू स्कूल, SCHOOL। अब कुछ बच्चे यहाँ पर अपने आप ही ऐड कर देते हैं आर्टिकल दा को। किसको दोस्तों? आर्टिकल दा को, जिसका यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है। आप वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज कर देते हो। दोस्तों जब मैं आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जानकारी दूंगा आर्टिकल की, कि हम कहाँ पर आर्टिकल का यूज करते हैं और कहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में दे देता हूँ। ये जो दा होता है हमारा, ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। ये किसी भी चीज़ को डेफिनिट करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितने भी हमारे शिक्षा केंद्र होते हैं जहाँ पर आप कुछ सीखने के मतलब से जाते हो या फिर अपने काम की वजह से जाते हो या फिर आप अपनी नौकरी की वजह से जाते हो, तो उन शब्दों से पहले, उन ऑफिसों से पहले, जैसे आप मंदिर जाते हो, ऑफिस जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो, ये जो हमारे शब्द होते हैं दोस्तों, इन शब्दों से पहले कभी भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। तो आप दोस्तों यहाँ पर स्कूल से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ये सारी बातें हम जानेंगे आर्टिकल के बारे में जब हम पढ़ेंगे उस वक्त। दोस्तों अब ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखूँ तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर थोड़ा सा जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ सेंटेंस को। मैंने कहा आपसे तुम किताब पढ़ते हो। मैंने क्या कहा दोस्तों? तुम किताब पढ़ते हो। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे भी वाक्य बताऊंगा जिनके अंत में ता है, ती है, ये शब्द नहीं आते हैं, फिर भी वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। जब तक कि आप ये समझते चलिए इन चीज़ों को मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारा ये सेंटेंस है, तुम किताब पढ़ते हो। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि आप एक व्यक्ति से तो नहीं कहोगे कि तुम किताब पढ़ते हो, एक से ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर एक पढ़ रहा हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? तुम शब्द का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तुम शब्द होता है ये होता है प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल। और दोस्तों ये जो तुम है इसकी इंग्लिश होती है यू, YOU। यू माने तुम। तो यू माने तुम, सब्जेक्ट लग गया हमारा।
अब उसके बाद हमें क्या लगानी है, मेन वर्ब लगानी है। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ते हो। पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड। तो यू रीड, तुम पढ़ते हो। अब आप कहोगे दोस्तों इसमें एस या फिर ईएस भी तो लगाना है। दोस्तों जब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, मैंने क्या कहा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना होता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस या फिर ईएस नहीं लगाते हो। तो हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है। तो हम यहाँ पर एस या ईएस को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर आता है दोस्तों, देखो दोस्तों ऑब्जेक्ट को पहचानने की एक मैं ट्रिक बता देता हूं। सब्जेक्ट और मेन वर्ब मिलकर जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब तुम पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। तो ये जो किताब है यही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू रीड द बुक, हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। यू रीड द बुक, तुम किताब पढ़ते हो। तो दोस्तों यहां तक की कहानी को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों यहां तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों इसमें एक और शब्द रह गया जो है हमारा एक्स। अगर हमारी मेन वर्ब के अंत में एक्स आए तो भी हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ईएस लगाते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ता है ती है आता है। क्या है आता है दोस्तों, ता है ती है ते हैं, ता है ती है और ते हैं। ये शब्द मोस्टली हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर बार ता है ती है यही शब्द आए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब मैं इनको रफ कर देता हूं दोस्तों, और भी सेंटेंस के एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं जिनकी मदद से आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। दो सेंटेंस और लिखता हूं मैं आपके सामने जिनके माध्यम से आप समझ पाओगे। मैं खाना खाता हूं। मैंने आपके सामने दोस्तों सेंटेंस लिखा कि मैं खाना खाता हूं। तो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले किसे लगाओगे, सब्जेक्ट को लगाओगे। और मैंने आपको बताया था दोस्तों सब्जेक्ट कहाँ आता है, सेंटेंस के शुरुआत में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, आई। आई माने मैं। उसके बाद आप लगाओगे दोस्तों मेन वर्ब को। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, खाता हूं। तो खाने की क्या होती है दोस्तों, ईट, EAT, ईट। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होगे अब मेन वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। अब आप ये सोच रहे होगे कि आई माने मैं तो हमारा सिंगुलर होता है, तो हम इसमें क्या लगा दें, बताओ दोस्तों, एस या फिर ईएस। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा आई होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट PERFECT, परफेक्ट। हमारा जो आई होता है दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है प्लूरल। कैसा रहता है दोस्तों, प्लूरल। वो प्लूरल क्यों रहता है ये बात हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान। अभी आप ये याद रखिए कि जो हमारा आई होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसा रहता है, प्लूरल रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, प्लूरल। और इसी वजह से प्लूरल रहने की वजह से हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा ये सेंटेंस बनेगा, आई माने मैं, ईट माने खाता हूं। अब क्या खाता हूं, द फूड माने खाना। आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूं। अगला सेंटेंस एक और लिख देता हूं मैं दोस्तों आपके सामने, जिसे आपको बनाना होगा और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए दोस्तों। अगर आप इस सेंटेंस को बना रहे हो तो यहीं पर वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ उसके बाद पॉज करके और उस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ईमानदारी से दोस्तों। वह एक मधुर
गीत गाती है। मैंने दोस्तों आपके सामने सेंटेंस लिखा, वह एक मधुर गीत गाती है। अब आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाओगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पे आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और आपको कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से बना के भेजना है। उसके बाद तो मैं आपको बनाकर दिखा ही रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वह शब्द है, वह एक मधुर गीत गाती है, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया है? स्त्री के लिए यूज किया गया है। जब हम वह शब्द का यूज स्त्री के लिए करते हैं तो हम यहाँ पर वह शब्द की इंग्लिश लगाते हैं सी। क्या लगाते हैं दोस्तों? सी। तो सी माने वह। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? गाती है। तो गाने की क्या होती है? सिंग। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या फिर ई एस लगाते हैं। तो हम इसमें क्या लगा देंगे दोस्तों? एस लगा देंगे, क्योंकि हमारी मेन वर्ब का अंत अगर इन शब्दों में से किसी से होता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। तो हमारे इस सिंग का लास्ट अक्षर क्या है दोस्तों? जी है, यानी कि इनमें से तो कोई है नहीं, तो हमने इसमें क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो सी सिंग्स, वह गाती है। अब क्या गाती है? एक मधुर गीत। तो सी सिंग्स SWEET स्वीट सॉन्ग। सी सिंग्स, वह गाती है। ए स्वीट सॉन्ग माने एक मधुर गीत। वह एक मधुर गीत गाती है। या फिर आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हो दोस्तों, सी सिंग्स वेल। सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तो ये आपका सेंटेंस दोनों तरीके से सही है। इस तरीके से भी सही है और इस तरीके से भी सही है दोस्तों। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूं। दोस्तों ये कहानी भी मैं यहां से रफ कर रहा हूं। और मैं सेंटेंसों को बनाने का जो नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर रहता है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। नेगेटिव वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाते हो। किसको लगाते हो दोस्तों? सब्जेक्ट को। उसके बाद आप दोस्तों डू या फिर डज में से किसी एक को लगाते हो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है दोस्तों तो आप लगाते हो डज को। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो आप लगाते हो डू को। और उसके बाद आपको लगाना होता है दोस्तों नॉट को। किसको? नॉट को। और उसके बाद आप लगाते हो मेन वर्ब को दोस्तों, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। और उसके बाद आप लगाते हो ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद आप लगाते हो OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देता हूं जिसके माध्यम से आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिखता हूं, वह अपना पाठ नहीं पढ़ता है। वह अपना पाठ नहीं पढ़ता है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि इसमें ये जो नहीं शब्द है इसमें किसी काम को अस्वीकार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? अस्वीकार किया जा रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया दोस्तों। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में किसको लगाना है? सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट कहाँ आता है? वाक्य के शुरुआत में। तो वाक्य के शुरुआत में क्या आ रहा है? वह। तो ही माने वह। अब उसके बाद आपको किसको लगाना है दोस्तों? डू को लगाना है या फिर डज को लगाना है। अब वो किस तरीके से लगाओगे? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि एक वचन का है तो आप डज लगाओगे। अगर बहुवचन का है तो आप डू को लगाओगे। तो यहाँ पर ये जो ही है दोस्तों ये कैसा है? हमारा सिंगुलर है यानी कि एक वचन का है, तो हम यहाँ पर किसको लगाएंगे? डज को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे डज को, ही डज। अब दोस्तों हम डज क्यों लगाते हैं यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं।
हमने आपको क्या बताया दोस्तों, एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं। हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारी डू वर्ब होती है ये कैसी होती है, प्लूरल होती है। अब इसे हम सिंगुलर बना रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहाँ पर इसमें डू में ही ईएस जोड़ देते हैं और ये क्या बन जाती है हमारी, डज। क्या बन जाती है दोस्तों, डज। तो ही डज। उसके बाद हमें नॉट को लगाना है दोस्तों, किसको लगाना है, नॉट को लगाना है। तो ही डज नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या यहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। तो यहाँ पर क्या है, पढ़ता है। तो ही डज नॉट रीड, READ, रीड माने पढ़ता है। तो ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। अब क्या नहीं पढ़ता है, अपना पाठ। तो ही के साथ अपने की मीनिंग लगाते हैं दोस्तों हम, हिज। अब वो क्या नहीं पढ़ता है दोस्तों, पाठ। तो यहां पर पाठ की लगाएंगे लेसन, LESSON। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, ही डज नॉट रीड हिज लेसन, वह अपना पाठ नहीं पढ़ता है। अगला सेंटेंस दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं। तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो दोस्तों इस वाले सेंटेंस में भी चीज़ को क्या किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो आप सबसे पहले किसको लगाओगे, सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यू माने तुम। तो यू माने तुम, हमारा सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हमें किसको लगाना है, डू को लगाना है या फिर डज को लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा एक वचन का सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो हमारा जो यू है दोस्तों वो क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन का होता है। तो हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो यू, डू, और उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, नॉट को लगाना है। तो नॉट लगा दीजिए। अब उसके बाद क्या लगाना है हमें, मेन वर्ब को लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जाते हो। तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो होती है। तो गो लगा दीजिए। उसके बाद आपको एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाना होता है दोस्तों, प्रेपोजिशन टू लगाना होता है। अब वो कहाँ नहीं जा रहा है दोस्तों, स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आप स्कूल लगा दीजिए। हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव वाले और एफर्मेटिव वाले वाक्य समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव वाले वाक्यों को और एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ की कहानी तो मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा अब, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए और इन्हें लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें याद बनी रहें। मैं आपके लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन देता हूँ, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के डालना होगा, जिन वाक्यों को आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर लिखना होगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों मैं इस कहानी को यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पहला सेंटेंस है वो ये है, राहुल पतंग नहीं उड़ाता है। मैंने आपके सामने दोस्तों पहला सेंटेंस लिखा, राहुल पतंग नहीं उड़ाता है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हम अपने पापा के साथ आगरा जाते हैं। हम अपने पापा के साथ आगरा जाते हैं। तो दोस्तों ये 2 सेंटेंस हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बनाकर भेजना है। तो दोस्तों यहाँ की कहानी तो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हम कल को अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों के बारे में, जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है दोस्तों इंटेरोगेट, यानी कि बात, यानी पूछताछ करना। तो पूछताछ करने का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना। तो इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में हम क्या करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नों को पूछेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम प्रश्नों को कैसे पूछते हैं किसी भी व्यक्ति से। और दोस्तों जो मैंने आपको बात बताई थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ज़रूरी नहीं है ता है, ती है, ते हैं ये शब्द आएँ तभी वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं ये शब्द वाक्य के अंत में नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो कहानी मैं आपको कल बताऊंगा। और कुछ हमारे कीवर्ड होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उसके कुछ कीवर्ड होते हैं, उनके बारे में भी आपको कल बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ तक की कहानी मैं आज ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अब हम मिलते हैं कल को। तो टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।